careful, I lost her. I think she went outside. Damn it. 15 seconds to valve fade. कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो लैपटॉप में काम कर रहा होता है। इसका नाम एंड्रयू है और वो एक बहुत ही काबिल हैकर है जो दूसरे हैकर से थोड़ा अलग है क्योंकि इसकी दिलचस्पी खासकर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम हैक करने में होती है। हैकिंग की दुनिया में सब लोग इसे ब्लैक जैक के नाम से जानते हैं और वो फिलहाल मिडिल ईस्ट के एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम को हैक करने की कोशिश कर रहा है। वो लोग एक न्यूज एजेंसी की आड़ में अपना ऑपरेशन चला रहे थे। वो उनका सिस्टम हैक करने में लगा हुआ था। तभी इसका दोस्त एरिक इसे कांटेक्ट करके बताता है कि सिक्योरिटी एजेंसी को ब्लैक जैक यानी इसका पता चल चुका है और इसे फौरन इस जगह को छोड़कर वहां से भागने के लिए कहता है। फिर वो अपने सीसीटीवी कैमरों के जरिए देखता है कि एजेंट्स इसके पास पहुंच चुके हैं। अब वहां से भागने से पहले एंड्रयू अपने सारे डिवाइसेस को डस्टराई कर देता है ताकि वो डिवाइस उन एजेंट्स के हाथ न लगे। फिर वो अपनी बाइक उठाकर वहां से भागने लगता है और वो एजेंट्स भी इसका पीछा करना स्टार्ट कर देते हैं। इसी दौरान भागते वक्त एंड्रयू हाब नाम के एक एआई की मदद से रास्ते पर केलों वाली माइन एक्टिवेट कर देता है जिससे उन केलों में फंसने की वजह से एक गाड़ी वही रुक जाती है। फिर वो दूसरी गाड़ी के ब्रेकिंग सिस्टम को हैक कर लेता है जिस वजह से इसका पीछा कर रही दूसरी गाड़ी का एयरबैग खिल जाता है और वो गाड़ी वहीं पर रुक जाती है। लेकिन बदकिस्मती से ये तरकीब दूसरी गाड़ियों में काम नहीं करती क्योंकि वो ओल्ड मॉडल यानी मैनुअल गाड़ी थी। आखिरकार एंड्रयू को एजेंटों की गाड़ियां घेर लेती हैं और इसे गिरफ्तार कर लेती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एंड्रयू को बल्गारिया में वाक़ई CIA के एक सीक्रेट ठिकाने में ले जाया जाता है। वहां होल्डन नाम का एक CIA एजेंट इससे पूछगुछ शुरू करता है। होल्डन कहता है कि वो एंड्रयू को तब से जानता है जब वो सिर्फ 14 साल का था। इतना ही नहीं, होल्डन अपने माजी का जिक्र करते हुए बताता है कि वो कभी इसका बास भी रह चुका है। ये तब की बात है जब वो दोनों सॉकम नाम की एक IT कंपनी में काम करते थे। अब वहीं पर जैक नाम का एक और एजेंट मौजूद था। जैक इसे शिकागो के मौजूदा हालात के बारे में बताता है कि कैसे वहां इस वक्त पूरी तरह से ब्लैक आउट हो चुका है और उसके पीछे किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन का हाथ है। जैक इसे ये भी बताता है कि उन हैकर्स ने पावर सिस्टम के जनरेटर के ऑपरेटिंग सिस्टम को हैक कर लिया है जिस वजह से 2 लाख से भी ज्यादा घरों में पावर सप्लाई रुक चुका है। वो ये भी खबरदार करता है कि अगर अगले 6 घंटों के अंदर अंदर इस सिचुएशन को कंट्रोल में नहीं लाया गया तो हालात इससे भी बदतर हो सकते हैं। एंड्रयू कहता है कि इस तरह किसी भी पावर प्लांट में साइबर अटैक करना तकरीबन नामुमकिन है क्योंकि उनका सिक्योरिटी सिस्टम काफी स्ट्रांग और एडवांस होता है। तब होल्डन इसे दिखाता है कि हैकर्स ने पावर प्लांट को हैक करने के लिए पेंटेन नाम के एक बहुत ही खतरनाक प्रोग्राम का इस्तेमाल किया है जो एक बहुत ही एडवांस लेवल का प्रोग्राम है। इसे क्रैक करने के लिए एक खास इंक्रिप्शन की जरूरत पड़ती है जिसे इन हैकर्स ने पहले ही चला लिया है जिस वजह से पेंटेन प्रोग्राम को रोकना अब तकरीबन नामुमकिन है। दरअसल वो की दुखने में एक पेन ड्राइव जैसा था और उसकी का इस्तेमाल करके ही इस प्रोग्राम को शुरू से बंद किया जा सकता है। इसलिए CIA चाहती है कि एंड्रयू उनके लिए एक बैकडोर क्रिएट करे जिसके जरिए वो लोग इस प्रोग्राम को रोक सकें। हालांकि शुरुआत में एंड्रयू ये काम करने से साफ इनकार कर देता है लेकिन आखिरकार इसे ये काम करने के लिए राजी होना ही पड़ता है क्योंकि इस पर जेल जाने का। फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। उधर एंड्रयू शिकागो शहर में बिजली वापस लाने के लिए सिस्टम में बैकडोर बनाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी होल्डन को खबर मिलती है कि पावर प्लांट अब फिर से चालू हो चुका है। सबको लगता है ये एंड्रयू ने किया है और सब लोग इसकी तारीफ करने लगते हैं लेकिन एंड्रयू खुद इस सब से हैरान है क्योंकि इसने तो कुछ किया ही नहीं। वो तो पेंटेन प्रोग्राम के पेचीदा कोड में उलझा हुआ था। वो ये बात होल्डन और जैक को बताता है। एंड्रयू को लगता है कि शिकागो में बिजली का जाना सिर्फ इस हैकर का एक टेस्ट था ताकि वो पेंटेन प्रोग्राम की ताकत को परख सके और उसके पीछे बहुत बड़ी साजिश छपी होने की बात कहता है। खैर अब दूसरी और वो ब्रोकर किसी को मैसेज कर रहा होता है जिसमें वो लिखता है कि पेंटेन की मिल चुका है और उसकी ओपनिंग $50 मिलियन है। उधर CIA हेडक्वार्टर में एंड्रयू सबको समझाता है कि पेंटेन एक इम्प्लांट की तरह बेहद एडवांस सिस्टम है जिसे अगर ऐसे ही छोड़ दिया गया तो ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। इसके जरिए एक पूरे देश को ब्लैक आउट किया जा सकता है और इस प्रोग्राम को सिर्फ और सिर्फ इसकी के जरिए ही रोका जा सकता है। उधर एंड्रयू ये सब बता ही रहा होता है। उधर ब्लैक मार्केट में इस पेन ड्राइव यानी इसकी के लिए बोली लगना शुरू हो जाता है। अब दूसरे देशों की आर्मी, अंडरवर्ल्ड, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और साइबर क्रिमिनल्स इसकी के लिए बोली लगाना शुरू कर देते हैं। अब इसे रोकने के लिए होल्डन एक स्पेशल टीम तैयार करने के लिए कहता है जिसे जैक लीड करेगा और एंड्रयू को टीम तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। एंड्रयू सबसे पहले फिशर नाम के एक आदमी को शामिल करता है जो है तो बहुत गर्म मिजाज का लेकिन वो अल्फा एक्सप्लोसिव्स के मामले में काफी एक्सपर्ट है। फिर वो ग्लोरिया नाम की एक लड़की को शामिल करता है जो बेहद खूबसूरत लेकिन जासूसी और निगरानी में काफी माहिर है और ये ठिकाना इसी शख्स का है जिसके जरिए वो लोग इस हैकर यानी टेड तक पहुंच सकेंगे। एंड्रयू जब बैकडोर क्रिएट कर रहा था इसी वक्त इसे इस शख्स का IP एड्रेस मिला और इसे ट्रेस करते हुए वो लोग यहाँ तक पहुंचे। इसके बाद जैक अंदर जाता है और इस आदमी के लैपटॉप में एक चुप फुट कर देता है जिसके जरिए वो लोग इसके सिस्टम को एक्सेस कर पाएंगे। लेकिन बदकिस्मती से चुप लगाते वक्त वो आदमी जैक को देख लेता है और वो पकड़ा जाता है। बार में मौजूद दूसरे लोग भी इसे घेर लेते हैं। तभी वहां पर फिशर पहुंच जाता है और उनके बीच
जबरदस्त हाथापाई शुरू हो जाती है। फिर उन्हें मारकर वो दोनों किसी तरह वहां से भाग निकलते हैं। दूसरी तरफ टेड को बार के इसी लैपटॉप वाले बंदे का कॉल आता है। वो टेड को बार में हुए पूरी घटना के बारे में बताता है। अब क्योंकि एंड्रयू और उसकी टीम इस तक पहुंच चुकी है, इसी वजह से टेड इसे एमिली के जरिए मरवा देता है। उधर एंड्रयू इस लैपटॉप में लगाए गए चिप की बदौलत अब इसे एक बहुत ही अहम सुराग मिल चुका था। इसे टेप्स नाम के एक हैकर का पता चलता है जो असल में टेड का ही हैकिंग मीन था, और साथ ही इसे इस ब्रोकर के बारे में भी पता चल जाता है। और अब एंड्रयू इस ब्रोकर की तलाश में है जो पेंतेकी को बेचने की इस डील को संभाल रहा है। एंड्रयू एक वाईफाई सिग्नल को ट्रैक करता है जो वो ब्रोकर अपने ईमेल भेजने के लिए हमेशा इस्तेमाल करता है। वो इस सिग्नल को ट्रैक करते हुए इस ब्रोकर तक पहुंच जाता है। अब वो लोग इस ब्रोकर का पीछा करना शुरू करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से जैसे ही वो ब्रोकर एक अंडरग्राउंड सबवे स्टेशन की तरफ जाता है वो अचानक गायब हो जाता है। एंड्रयू की पूरी टीम इसे हर जगह ढूंढने लगती है, लेकिन ब्रोकर इस जगह से गायब हो चुका था। अब उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि टेड की गर्लफ्रेंड एमिली छपकर एंड्रयू और उसकी टीम के ऊपर नजर रख रही है। दूसरी तरफ बल्गारिया में होल्डन एक मीटिंग अटेंड करने के बाद बाहर निकलता है कि तभी एक उन्नून गिनमैन इस पर गोली चला देता है, लेकिन खुशकिस्मती से होल्डन बच जाता है, पर उसका बॉडी गार्ड वहीं पर मारा जाता है। इसी दौरान हम जनरल विकेटर्स नाम के एक आर्मी जनरल को देखते हैं जिन्हें फोन पर पता चलता है कि होल्डन बच गया है। फिर विकेटर्स कहता है कि इसे किसी भी हाल में वो की चाहिए। खैर उसके बाद एंड्रयू इस ब्रोकर के फोन का सिग्नल ट्रेस कर लेता है और सिग्नल का पीछा करते हुए जैक एक स्पेशल फोर्स की टीम के साथ इस लोकेशन तक पहुंच जाते हैं। वो लोग एक पुराने खंडर जैसी इमारत के अंदर पहुंचते हैं और ये सब कुछ लाइव स्क्रीन पर एंड्रयू और होल्डन देख रहा था। फिर काफी ढूंढने के बाद वो लोग आखिरकार सिग्नल मैन सोर्स तक पहुंच जाते हैं, लेकिन पास जाकर जैक देखता है कि सिग्नल एक गधे के ऊपर लदे हुए बैग से आ रहा है। जब उसने बैग के अंदर देखा, इसके अंदर इस ब्रोकर का कटा हुआ सर था। जैक फौरन सबको वहां से निकलने का ऑर्डर देता है। तभी उन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो जाती है। इसी बीच जैक के सामने अचानक एमिली आ जाती है और वो जैक को मौत के घाट उतार देती है। वहीं दूसरी तरफ टेड को जनरल विकेटर्स के साथ एक गंभीर बात चीट करते हुए देखते हैं। दरअसल विकेटर्स रोज से बदला लेना चाहता था और उसके लिए वो चाहता है कि टेड इसकी मदद करे। विकेटर्स चाहता था कि टेड पेंते प्रोग्राम के जरिए बल्गारिया के पावर प्लांट्स को हैक करके एक बहुत बड़ा ब्लैक आउट करे, ताकि विकेटर्स ये एक रशियन साइबर अटैक बताकर उनके साथ जंग शुरू कर सके। टेड मान जाता है और पैसे ट्रांसफर होते ही वो ये काम शुरू कर देगा, ऐसा कहकर वहां से जाने लगता है, लेकिन विकेटर्स इसे रोकता है और उसके सामने पावर प्लांट हैक करने के लिए में घुस जाते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे गार्ड्स एक साथ मौजूद होते हैं। दरअसल वो गार्ड्स अपने एक साथी को बर्थडे का सरप्राइज देने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन फिशर इस सरप्राइज का जवाब अंधाधुंध गोलियों से देता है, जिससे इस कमरे में मौजूद सभी गार्ड्स वही ढेर हो जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती से जिस गार्ड के लिए वो सरप्राइज पार्टी रखी गई थी, वो ठीक इसी वक्त वहां आ धमकता है और फिशर और
थॉमस को देखकर वहां से भाग निकलता है और खतरे का अलार्म बजा देता है। अब अलार्म बजते ही सारे गार्ड्स अलर्ट हो जाते हैं और चारों तरफ घुसपैठियों की तलाश शुरू कर देते हैं। उधर अलार्म की आवाज सुनकर कंट्रोल रूम में मौजूद एमिली भी गार्ड्स को लेकर घुसपैठियों की तलाश में वहां से बाहर निकल जाती है। अब टेड कंट्रोल रूम में अकेला था और वो इसी मौके का फायदा उठाकर पेंटे का इंक्रिप्शन की लेकर फौरन वहां से भाग निकलता है। इसी बीच दूसरी तरफ ग्लोरिया और एंड्रयू पर 2 गार्ड्स हमला कर देते हैं। फिर उनसे निपटने के बाद अचानक एंड्रयू भागते हुए टेड को देख लेता है और वो भी टेड के पीछे भागने लगता है। फिर वो सामने से आकर एक जगह टेड को पकड़ लेता है। एंड्रयू शुरुआत में इसे समझाने की कोशिश करता है और वो इंक्रिप्शन की इसके हवाले करने को कहता है, लेकिन टेड इसकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं था। उल्टा वो एंड्रयू पर ही एक चाकू से हमला कर देता है, जिसके जवाब में एंड्रयू से अनजाने में गोली चल जाती है जो सीधे टेड के कंधे पर जा लगती है, जिस वजह से वो इंक्रिप्शन की इसके हाथ से छूट जाता है और वो नीचे गिरने की वजह से टूट जाता है। अब ये देखकर टेड वहां से भाग निकलता है। फिर एंड्रयू और ग्लोरिया कंट्रोल रूम पहुंचते हैं। अब क्योंकि एंड्रयू को एनालॉग सिस्टम की ज्यादा समझ नहीं थी, इसलिए ग्लोरिया इसकी मदद करती है। अब क्योंकि इंक्रिप्शन की टूट चुका था, इसलिए वो दोनों सिस्टम को आपस में तारों से जोड़ देते हैं और अपना खुद का एक नेटवर्क तैयार करते हैं। इसके बाद एंड्रयू कंप्यूटर के सामने बैठकर पेंटे प्रोग्राम को बंद करने की कोशिश करने लगता है, जो कि काफी मुश्किल था, लेकिन एंड्रयू किसी भी हाल में हार मानने को तैयार नहीं था। इसी दौरान वहां पर एमिली पहुंच जाती है और ये देखकर ग्लोरिया इसके सामने खड़ी हो जाती है। फिर इन दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। एमिली चाकू से ग्लोरिया पर जानलेवा हमला करती है, लेकिन ग्लोरिया भी कुछ कम नहीं थी। इसने भी अपनी फाइटिंग शकल का इस्तेमाल करके एमिली से चाकू छीन ली और इसी के चाकू से इसे मौत के घाट उतार दिया। दूसरी तरफ थॉमस और फिशर जनरल विकेटर्स का सामना कर रहे थे और उनके बीच जबरदस्त फायरिंग चल रही थी। विकेटर्स एक टैंक में बैठकर उनकी तरफ बढ़ रहा था। ये देखकर फिशर एक रॉकेट लॉन्चर फायर करता है, लेकिन इसका निशाना चौक जाता है और वो उनकी ही गाड़ी को उड़ा देता है। अब विकेटर्स का टैंक लगातार उन दोनों की तरफ बढ़ते हुए उन पर गोलियां बरसा रहा था। थॉमस अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है, तभी फिशर एकदम से रैम्बो मोड में आ जाता है और सीधे विकेटर्स के टैंक के ऊपर कूद जाता है। वो टैंक के अंदर एक ग्रेनेड डालकर वहां से कूद जाता है, जिस वजह से विकेटर्स का टैंक उड़ जाता है और वहीं पर उसका दी एंड हो जाता है। इसी दौरान एंड्रयू किसी तरह पेंटे प्रोग्राम को रोकने में कामयाब हो जाता है और गैस सप्लाई सिस्टम रिस्टोर हो जाता है, जिस वजह से शहर में होने वाला गैस धमाका रुक जाता है और पावर सप्लाई फिर से वापस आ जाती है। अब इस शानदार कामयाबी का जश्न एंड्रयू और उसकी टीम इस बर्थडे केक को खाकर बनाते हैं, जो फिशर और थॉमस को पहले मिला था। खैर, अब इस बात को 1 महीना बीत जाता है। फिर एंड्रयू और उसके बाकी साथियों को अब CIA के ऑफिशियल एजेंट के रूप में चुन लिया जाता है और फिर वो लोग एक नए मिशन के लिए निकल पड़ते हैं। और इसी सीन के साथ हमारी आज की कहानी यही पर समाप्त हो जाती है। मिलते हैं अगली बार और एक नई कहानी के साथ।